नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे बीमा संबंधी दावे और आज हम बीमा संबंधी दावे चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है लाभ की हानि व स्टॉक की हानि के दावे की राशि ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में लाभ की हानि और स्टॉक की हानि दोनों के संबंध में दावे की राशि ज्ञात करनी है। कंपनी का लागत एवं लाभ विश्लेषण दिया हुआ है कि कंपनी में अगर किसी वस्तु का विक्रय किया जाता है तो क्या लागत आती है, कितने प्रतिशत लागत रहती है और कितना लाभ कमाया जाता है। सामग्री, किसी वस्तु की बिक्री में सामग्री है वो 40% लगती है। श्रम जो मजदूरी है वो 15% लगती है। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो सामग्री की लागत 40% आती है। श्रम है वो 15 रुपए का लगता है। स्थायी उपरिव्यय है 8% के, परिवर्तनशील उपरिव्यय 25% और शुद्ध लाभ जो कमाया जाता है वो 12% कमाया जाता है, यानी 100 रुपए पर 12 रुपए शुद्ध लाभ कमाया जाता है। और जो श्रम और सामग्री के अलावा जो खर्चे हैं उनमें कुछ स्थायी जो प्रकृति के, यानी जो खर्चे चाहे व्यवसाय बंद रहे या चालू रहे इससे कोई मतलब नहीं होता इन खर्चों को। ये खर्चे तो एक व्यवसाय को करने होंगे, स्थायी खर्चे हैं वो 8% होते हैं। और परिवर्तनशील उपरिव्यय यानी कि व्यवसाय संचालन जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे वस्तु का निर्माण होता है उसके साथ साथ जो खर्चे होते हैं, अन्य खर्चे सामग्री और श्रम के अलावा वो परिवर्तनशील उपरिव्यय कहलाते हैं, वो 25% होते हैं। 2017 की बिक्री दी हुई है 40,000 रुपए, यानी कि पिछले वर्ष की बिक्री है ये 40,000 रुपए। सभी स्थायियों का बीमा करवाया गया था। वर्ष 2018 के प्रारंभिक स्टॉक 5,000 रुपए। 2017 पिछला वर्ष हो गया, 2017 की बिक्री दी गई है 40,000 की। और जो जिस वर्ष आग लगी है वर्ष 2018 में, उस वर्ष जो स्टॉक था प्रारंभिक स्टॉक वो है 5,000 रुपए। 1 अगस्त को आग लगी, बाधा काल 3 माह। 1 अगस्त 2018 को आग लगी और जो बाधा काल था वो 3 महीने तक था, अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने तक बाधा काल था। बाधा अवधि की बिक्री दी गई है 4,000 रुपए। 1 अगस्त 2017 से 31 अक्टूबर 2017 की बिक्री है 12,000 रुपए। जो बाधा काल था 3 महीने, इस वर्ष 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक का, उससे पिछले वर्ष की बाधा अवधि की बिक्री दी हुई है 12,000 रुपए। जिस बिक्री की हम बात करते हैं प्रमाप बिक्री, यानी कि इतनी बिक्री अगर आग नहीं लगती तो इस साल भी हो जाती। पिछले वर्ष 1 अगस्त 2017 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच बिक्री हुई थी 12,000 और इतनी बिक्री कम से कम इस साल भी होनी चाहिए थी 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक। तो पिछले वर्ष की बिक्री दी गई है बाधा अवधि की 12,000 रुपए और बाधा अवधि की एक्चुअल बिक्री हुई है 4,000 रुपए। बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति 20% पाई गई है, मतलब पिछले वर्ष के बजाय इस वर्ष जो है बिक्री में 20% की वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। 31 जुलाई 2018 तक की बिक्री 30,000 रुपए। 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2018 से लेकर आग लगने की तिथि, आग लगी है 1 अगस्त 2018 को आग लगी है। आग लगने तक की बिक्री है, वर्ष के प्रारंभ से आग लगने तक की बिक्री है 30,000 रुपए। 1 जनवरी 18 से 31 जुलाई 2018 तक के क्रय दिए हुए हैं 16,000 रुपए के। निर्मित माल का कोई स्टॉक नहीं है, यानी कि आग लगने की तारीख को किसी प्रकार का निर्मित माल का स्टॉक नहीं है। जो कच्चा माल था जिससे वस्तु निर्माण की जाती है, जो सामग्री लगती है वस्तु के निर्माण में, केवल उसी का स्टॉक था आग लगने की तिथि को, और जो नुकसान हुआ आग लगने के कारण वो भी उसी स्टॉक का हुआ है। तो सबसे पहले हम लाभ की हानि ज्ञात करते हैं। तो लाभ की हानि ज्ञात करने के लिए व्यवसायी क्या करता है कि सबसे पहले ये देखता है कि बाधा काल में, जो बाधा काल रहा 3 महीने का, 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक का, उसमें बिक्री में कमी कितनी आई आग लगने के कारण। जो बाधा रही व्यवसाय में उसकी वजह से जो बिक्री में कमी की राशि ज्ञात करते हैं उसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसके लिए प्रीवियस ईयर्स सेल ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। पिछले वर्ष बाधा अवधि वाले काल में पिछले वर्ष की बिक्री, तो इस वर्ष जो बाधा अवधि है वो 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक की है। तो पिछले वर्ष की 1 अगस्त 2017
वर्ष में हो जानी चाहिए थी इन 3 महीनों में बाधाकाल की अवधि में। क्या इस वर्ष बिक्री में कोई वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति पाई गई है? बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है 20%, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स एट द रेट 20%, इसका अगर 20% देखें तो आता है 2400, टोटल आता है 14,400 रुपए। ये हमारी आती है एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स। पिछले वर्ष बाधा अवधि के दौरान इतनी बिक्री हुई थी, इतनी बिक्री कम से कम हो जानी चाहिए थी, और इस वर्ष बिक्री में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई है, तो इतनी बिक्री बढ़कर होती, यानी 14,400 की बिक्री 3 महीनों में हो जानी चाहिए थी अगर आग नहीं लगती तो। लेकिन आग लगने की वजह से जो एक्चुअल सेल्स हुई है ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड में एक्चुअल सेल्स हुई है, वो सेल्स हुई है केवल बाधा अवधि में बिक्री हुई है 4,000 रुपए की, यानी कि 10,400 रुपए की बिक्री में कमी आई है, शॉर्ट सेल्स हुई है। रेट ऑफ जीपी क्या है? ग्रोस प्रॉफिट की दर क्या है? ग्रोस प्रॉफिट की दर के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? रेट ऑफ जीपी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज, और इसको हम देखते हैं सेल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। शुद्ध लाभ का और बीमित स्थायित्वों का हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं पिछले वर्ष की बिक्री पर। इस क्वेश्चन में शुद्ध लाभ की राशि नहीं दी गई है, बीमित स्थायित्वों की राशि भी नहीं दी गई है, और केवल पिछले वर्ष की बिक्री दी गई है। और जो शुद्ध लाभ और स्थायी जो बीमित स्थायित्व है उनका हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं पिछले वर्ष की बिक्री पर। लेकिन हमको यहाँ पर बिक्री पर कुछ प्रतिशत दिए गए हैं, और साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि सभी स्थायित्वों का बीमा करवाया गया था, यानी ये जो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है, बीमित स्थायित्व है, और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस एक बराबर है, सभी का बीमा करवाया गया है। बिक्री पर हम इनका प्रतिशत देखते हैं, और बिक्री पर ये कुछ प्रतिशत दिए हुए हैं। तो शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट का प्रतिशत दिया हुआ है 12%, और स्टैंडिंग चार्जेस यानी स्थायी व्यय इनका प्रतिशत दिया हुआ है 8%, और ये बिक्री पर प्रतिशत है, बिक्री का विश्लेषण किया गया है। तो अगर हमको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की राशि नहीं दी गई है, प्रतिशत दिए गए हैं, तो इनका प्रतिशत हम जोड़कर और सकल लाभ की दर ज्ञात कर लेंगे। 12% और 8% इन दोनों का टोटल, तो सकल लाभ की दर हो गई 20%। रेट ऑफ जीपी आ रही है हमारी 20%। सकल लाभ की दर में इस वर्ष कोई वृद्धि नहीं है, तो पिछले वर्ष के आधार पर ही सकल लाभ की दर पिछले वर्ष वाली ही जो है दर इस वर्ष भी रहेगी। तो रेट ऑफ जीपी हमने ज्ञात कर ली, शॉर्ट सेल्स हमने ज्ञात कर ली, 10,400 की जो है बिक्री में कमी आई, और हम इस 10,400 पर 20% की दर से लाभ कमा सकते थे, लेकिन आग लगने की वजह से हम लाभ नहीं कमा पाए। तो शॉर्ट सेल्स है 10,400 की, शॉर्ट सेल्स है 10,400 रुपए की, रेट ऑफ जीपी है वो है 20%, और लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हो गया 10,400 की बिक्री कम हुई, इस पर हम 20% लाभ कमा सकते थे, लेकिन अब नहीं कमा पा रहे हैं। तो 10,400 का 20% देखा जाए तो आता है 2,080 रुपए। न्यून बीमा की स्थिति देखते हैं। जो लाभ की हानि हुई है वो हुई है 2,080 रुपए। क्या दावा इतनी पूरी राशि का किया जा सकता है? तो उसके लिए हमको देखना पड़ता है कि कहीं न्यून बीमा तो नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं बीमा पॉलिसी की राशि नहीं दी गई कि कितने का बीमा करवाया था। तो हमको यहाँ पर न्यून बीमा या जो हम औसत वाक्य लागू करते हैं वो स्थिति इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में बीमा पॉलिसी की राशि दी हुई होती, फिर हम कितने का बीमा करवाया जाना चाहिए था वो राशि हम याद करते। फोर्थ स्टेप में पॉलिसी टू बी टेकन या फिर इंश्योरेबल अमाउंट की हम गणना करते, और वो राशि जब ज्ञात करते पॉलिसी टू बी टेकन, चौथे स्टेप में जो राशि ज्ञात होती उस राशि की बीमा पॉलिसी की राशि के साथ तुलना करते। अगर पॉलिसी टू बी टेकन की राशि
से बीमा पॉलिसी की राशि कम होती तो वो न्यून बीमा होता, और न्यून बीमा होने की स्थिति में जो ये लाभ की हानि है इसका पूरा का पूरा दावा नहीं किया जा सकता था। हम औसत वाक्य लगाते और दावे की राशि ज्ञात करते, लेकिन यहाँ पर बीमा पॉलिसी की राशि नहीं दी गई है, इसलिए हम मानेंगे कि ये जो है 2080 रुपए की लाभ की हानि पूरी की पूरी राशि दावे के रूप में स्वीकार कर ली जाएगी। तो लाभ की हानि हमने गणना करी, लॉस ऑफ प्रॉफिट की हम गणना कर चुके हैं। दूसरा हमको ज्ञात करना है स्टॉक की हानि। तो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, हमने जब हम स्टॉक की हानि का बीमा पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि स्टॉक की हानि का बीमा, स्टॉक की हानि के बीमे के दावे की राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि आग लगने की तिथि को जो है गोदाम या दुकान में कितने रुपए का स्टॉक रखा था। तो यहां पर, और वो जो है स्टॉक हम ज्ञात करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। यहां कुछ स्थिति अलग है, यहां पर भी हम जो है लॉस ऑफ स्टॉक की गणना करने के लिए सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि जिस दिन आग लगी थी 1 अगस्त को, उस दिन गोदाम में व्यवसायी के पास कितने रुपए का स्टॉक रखा था। तो हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक कितना था। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2018 ओपनिंग स्टॉक था 5000 रुपए का प्रारंभिक स्टॉक। और इस जो है ये प्रारंभिक स्टॉक है, ये कच्चे माल का स्टॉक है, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे दिया गया निर्मित माल का कोई स्टॉक नहीं था, यानी कि कच्चे माल से ही जो है माल तैयार किया जाता है। ये जो व्यवसायी है ये उत्पादन का काम करता है, कच्चे माल से निर्मित माल बनाता है। तो अगर स्टॉक रखा था तो प्रारंभिक स्टॉक है वो कच्चे माल का ही स्टॉक है। उसमें कुछ क्रय किया कच्चे माल का, एड परचेजेज अप टू डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि तक के क्रय 1 जनवरी 18 से 31 जुलाई 2018 तक का क्रय है 16,000 रुपया। 1 अगस्त 2018 को आग लग गई थी, तो 31 जुलाई 2018 आग लगने की तिथि तक के क्रय है 16,000 रुपये। तो जो टोटल परचेज हुई 21,000 रुपये। आग लगने की तिथि तक जो टोटल स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, वो था 21,000 रुपये का माल पड़ा था। इसमें से कितने रुपए का स्टॉक, कितने मूल्य का स्टॉक उपभोग हो गया, उसके लिए हम क्या करेंगे कि बिक्री दी गई है 30,000, 31 जुलाई 2018 तक, यानी आग लगने तक की बिक्री दी गई है 30,000। और बिक्री में लागत एवं लाभ विश्लेषण दिया गया है, जितने रुपए की हम बिक्री करते हैं उसका 40% सामग्री के रूप में काम आता है। हमने बात की थी अगर 100 रुपए का विक्रय मूल्य है तो 40 रुपए की लागत है सामग्री, तो 100 रुपए में 40 रुपए सामग्री के जुड़े हुए हैं, मटेरियल के जुड़े हुए हैं, स्टॉक के हैं। तो हम क्या करेंगे, लेस कितना मटेरियल कंज्यूम हो गया, कितना मटेरियल हमने काम में ले लिया बिक्री में। मटेरियल कंज्यूम हुआ सेल्स इनटू 40%, या फिर सेल्स हुई है इस साल 2018 में आग लगने की तिथि तक जो सेल्स हुई है वो हुई है 30,000 रुपए की, और विक्रय में 40% जो है वो सामग्री सम्मिलित रहती है। तो 30,000 का 40% हो गया 12,000 रुपए, यानी 5,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 16,000 का माल हमने वर्ष के दौरान आग लगने की तिथि तक खरीदा, तो कुल मिलाकर आग लगने की तिथि को 21,000 रुपए का हमारा स्टॉक था। उसमें से हमने 30,000 रुपए की जो बिक्री की उसमें 40% यानी 12,000 रुपए का मटेरियल सामग्री हमने कंज्यूम कर ली, काम में ले ली, और आग लगने की तिथि को जो बचा था माल, कच्चा माल, क्योंकि निर्मित माल स्टॉक में है ही नहीं, तो कच्चा माल जो बचा हुआ था 21,000 माइनस 12,000, 9,000 रुपए का माल बचा हुआ था। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। क्या इसमें से कुछ माल बचा लिया गया? ऐसी कोई सूचना क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन में बीमा पॉलिसी की राशि भी नहीं दी गई है, तो इसलिए जो पहली बात तो कि कितना स्टॉक बचा लिया इसकी सूचना नहीं है। तो यानी कि आग लगने की तिथि को जितना माल पड़ा था वो पूरा का पूरा जलकर नष्ट हो गया होगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक जो हमारा आ रहा है वो 9,000 रुपए का आ रहा है लॉस ऑफ स्टॉक। और क्या जो व्यवसायी है ये पूरे के पूरे जो स्टॉक की हानि हुई उसका दावा कर सकता है? इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कहीं न्यून बीमा की स्थिति तो नहीं है, कहीं बीमा कंपनी द्वारा औसत वाक्य तो नहीं लगा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर बीमा पॉलिसी की राशि क्वेश्चन में नहीं दी गई है। तो हम ये मानेंगे कि जो व्यवसायी है उसने
पूरी की पूरी राशि का बीमा करवा रखा था और ये जो स्टॉक की हानि हुई है इस पूरी की पूरी राशि का वो दावा कर सकता है। लाभ की हानि में स्टॉक की हानि, तो यहां पर इस क्वेश्चन में व्यवसायी को लाभ की हानि भी हुई है और स्टॉक की हानि भी हुई है। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम, जो टोटल अमाउंट ऑफ क्लेम आएगा, दावे की राशि जो आएगी कुल मिलाकर वो 9,000 प्लस 2,080 11,080 रुपए होगी दावे की राशि इस क्वेश्चन में। परिणामी हानि से संबंधित एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। आग लगने की तिथि है 28 दिसंबर, हिसाबी वर्ष 31 दिसंबर, यानी कि जो लेखा वर्ष है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है इस व्यवसाय के लिए। व्यवधान अवधि है 6 महीने की, बीमित सकल लाभ है 1 लाख रुपए। बीमित सकल लाभ का मतलब कि जो बीमा पॉलिसी ले रखी है वह है 1 लाख रुपए की। ये बीमा पॉलिसी है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ले रखी है। गत लेखा वर्ष का शुद्ध लाभ स्थिर खर्चों सहित 1,50,000 रुपए। गत वर्ष के शुद्ध लाभ प्लस सभी स्थिर खर्चे हैं 1.5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेज हैं 1,50,000 रुपए। अबीमित स्थिर खर्चे हैं 25,000 के। तो जो कुल स्थिर खर्चे हमको दिए हुए नहीं है वो शुद्ध लाभ के साथ जोड़ के दिए हुए हैं, तो वो शुद्ध लाभ और टोटल स्टैंडिंग चार्जेज 1.5 लाख रुपए का है और जो अबीमित स्थिर खर्चे हैं वो 25,000 रुपए के दिए हुए हैं। अंतिम लेखा वर्ष की बिक्री 5 लाख रुपए। पिछले गत वर्ष की जो बिक्री है, गत लेखा वर्ष की बिक्री 5 लाख रुपए दी हुई है। आग लगने के तुरंत पूर्व 12 माह की बिक्री दी हुई है 5,20,000 रुपए। बीमित स्थितियों में कमी आई है 25,000 रुपए वार्षिक हिसाब से। प्रमाप बिक्री यानी कि बाधा अवधि में कम से कम इतनी बिक्री तो हो जानी चाहिए थी, प्रमाप बिक्री दी हुई है 2,60,000 रुपए। आग लगने के कारण बाधा अवधि के दौरान व्यवसायी ने बिक्री में कमी को रोकने के लिए जो है अतिरिक्त प्रयास किया और जो है कार्यशील लागत में उसके 20,000 रुपए की वृद्धि हुई, यानी 20,000 रुपए एडिशनल एक्सपेंसेस हुए बाधा अवधि के दौरान। बाधा काल में बिक्री दी हुई है 1 लाख रुपए की और जिसमें से 80,000 रुपए की बिक्री बड़ी हुई कार्यशील लागत के कारण हुई। जो ये इसने एक्स्ट्रा खर्चा किया 20,000 रुपए का एडिशनल एक्सपेंसेस, उसकी वजह से जो एडिशनल सेल्स हुई वो हुई 80,000 रुपए की। अगर ये खर्चा नहीं करता तो बिक्री होती केवल 20,000 रुपए की। प्रमाप बिक्री में वृद्धि है 10%। इस वर्ष जो वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है वो 10% की देखी गई है और सकल लाभ में वृद्धि इस वर्ष होती 5%। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं और लाभ की हानि के दावे की राशि ज्ञात करते हैं। तो व्यवसायी कितने लाभ की हानि हुई उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेगा कि बाधा अवधि में बिक्री की कमी कितनी थी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कितनी कमी हुई बाधा अवधि में। स्टैंडर्ड सेल्स, प्रमाप बिक्री या पिछले वर्ष की बाधा अवधि के दौरान बिक्री 2,60,000, इतनी बिक्री तो हो जानी चाहिए थी। क्या इसमें कोई वृद्धि की प्रवृत्ति पाई गई इस साल? इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखा गया है। प्रमाप बिक्री में वृद्धि देखी गई है 10% की, तो 26,000 की इसमें वृद्धि हो जाती। तो एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल्स 2,86,000 की बिक्री, 2,86,000 की बिक्री कम से कम होनी चाहिए थी बाधा काल में, अगर सब कुछ ठीक रहता, आग नहीं लगती तो। लेकिन आग लगने के कारण बाधा काल रहा और उसकी वजह से जो एक्चुअल सेल्स इन इंडेमिनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि में जो वास्तविक बिक्री हुई, बाधा काल में जो बिक्री हुई वो हुई 1 लाख रुपए की। तो 2,86,000 की बिक्री हो जानी चाहिए थी, बिक्री हुई है 1 लाख रुपए की। तो 1,86,000 रुपए की जो है शॉर्ट सेल्स हुई है, बिक्री में कमी हुई है। सकल लाभ की दर क्या है? रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी के लिए हम करते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन सेल्स ऑफ
प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। यहां पर क्वेश्चन में हमको नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ प्लस सारे टोटल स्थिर खर्चे दिए हुए हैं 1.5 लाख रुपए के। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग या टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हमको दिए हुए हैं 1,50,000 रुपए के, और हमको केवल लेना क्या है, नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो इनमें से 1.5 लाख में से अगर अबीमित स्थिर खर्चे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अगर घटा दिया जाए तो नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें से हम घटा देंगे, लेस कर देंगे अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अबीमित स्थिर में अगर घटा दिए जाए तो अब जो 1,25,000 आ रहा है वो 1,25,000 है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो 1,25,000 है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पिछले लेखा वर्ष की बिक्री है 5 लाख रुपए की, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,25,000 अपॉन 5 lakhs, तो ये आता है 25%। तो जो रेट ऑफ जीपी है वो हमारी है 25%। तो अभी तक हमने शॉर्ट सेलिंग याद करी 1,86,000 रुपए की, और जो रेट ऑफ जीपी है वो आ रहा है 25%। तो जो शॉर्ट सेल्स है वो है 1,86,000 रुपए, और जो रेट ऑफ जीपी हमने याद करी है वो करी है 25%। क्वेश्चन में दिया गया है सकल लाभ में वृद्धि है 5%। तो इस वर्ष सकल लाभ में ग्रॉस प्रॉफिट में 5% वृद्धि होने की संभावना थी, तो रेट ऑफ जीपी को एडजस्ट कर दिया जाएगा, और एडजस्टेड रेट ऑफ जीपी इस वर्ष की आएगी 25% प्लस 5%, ये आ जाएगी 30%। तो रेट ऑफ जीपी जो है इस वर्ष 30% है। बिक्री में कमी हुई है 1,86,000 रुपए की। तो लाभों में कमी कितनी हुई, लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना हुआ, शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। लाभों में कितनी कमी हुई, कितने लाभ की हानि हुई, तो 1,86,000 की बिक्री कम हुई, और इस बिक्री पर हम कमा सकते थे 30% की दर से लाभ, लेकिन वो नहीं कमा पाए क्योंकि बिक्री इतनी कम हुई। तो 1,86,000 का 30% देखा जाए तो आ रहा है 55,800 रुपए। ये 55,800 रुपए लाभ की हानि हुई। क्या इस 55,800 रुपए की हानि का पूरा दावा किया जा सकता है बीमा कंपनी पे? तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि बीमा पॉलिसी कितने रुपए की करवाई है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बीमित सकल लाभ 1 लाख रुपए, और कितने रुपए की बीमा पॉलिसी करवानी चाहिए थी। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज और करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अतिरिक्त व्यय भी हुए हैं, कार्यशील लागत में वृद्धि, यहाँ पर कुछ अतिरिक्त व्यय भी किए गए हैं। तो हमको जो है अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस यानी स्वीकृत अतिरिक्त व्यय की राशि भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो जो 4th स्टेप है उसमें हम ज्ञात करेंगे अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। कैसे ज्ञात करेंगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन दो राशियों में जो सबसे कम राशि होगी वो जो है अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में जो है स्वीकृत की जाएगी, एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में अलाउ की जाएगी। पहली है एडिशनल एक्सपेंसेस। एडिशनल एक्सपेंसेस को हम जो है बीमित स्थिर व्यय और कुल स्थिर व्यय के अनुपात में बांट देंगे। जो अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस के रूप में जो पहली राशि ज्ञात की जाती है उसका फॉर्मूला है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन
टोटल स्टैंडिंग चार्जेज प्लस नेट प्रॉफिट एडिशनल एक्सपेंसेस जो है 20,000 रुपए के। टोटल स्टैंडिंग चार्जेज प्लस नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ और स्थिर खर्चे यहां पर दिए हुए हैं 1,50,000 रुपए के। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट, जो टोटल खर्चे और शुद्ध लाभ दिया हुआ है 1,50,000 का, और इनमें से अगर अबीमित व्यय घटा दें तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो 1.5 लाख में से 25,000 अबीमित व्यय घटा दिए, अबीमित स्थिर व्यय घटा दिए, तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस प्लस नेट प्रॉफिट आता है 1,25,000 रुपए का। अगर इसको हल किया जाए तो ये राशि आती है 16,000, ये राशि आती है 16,667 रुपए। दूसरा, कौन सी राशि जो है अतिरिक्त व्यय के रूप में स्वीकार की जाएगी, इसके लिए हम दो राशि ज्ञात करते हैं, दोनों में से जो राशि कम होती है वही राशि अतिरिक्त व्यय के रूप में स्वीकार की जाती है। तो पहली राशि हमने ज्ञात की है वो है 16,667 रुपए, और दूसरी राशि होती है एडिशनल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी, अतिरिक्त बिक्री पर कमाया गया सकल लाभ। 80,000 रुपए की एडिशनल सेल्स हुई और इस पर 30% की दर से जो है, तो सकल लाभ की दर 30% है इस साल, तो 30% की दर से इस पर लाभ कमाया जाता, तो ये 24,000 रुपया लाभ कमाया सकल लाभ। इन दोनों में से जो राशि कम होती है उस राशि की हम जो है एडिशनल एक्सपेंसेस 0 पे अलाउ कर देते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी कहती है कि आपने 16,667 रुपए खर्च किए और जो 24,000 रुपए तक के लाभों में हानि को रोका, तो इसलिए 16,667 रुपए जो है अलाउ कर दिए जाएंगे। तो 16,667 रुपए जो है वो अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस है। अब इस व्यवसायी ने 55,800 रुपए की तो लाभ की हानि उठाई और 16,667 रुपए बाधा काल में और अतिरिक्त खर्च कर दिए। खर्च के 20,000 रुपए, लेकिन जो स्वीकार हुए खर्चे वो हैं 16,667 रुपए। अब हिसाब से तो इस व्यवसायी को इन दोनों राशियों का दावा बीमा कंपनी पर कर देना चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी कहती है कि अगर न्यून बीमा है तो फिर जो है दावे की राशि की गणना अलग प्रकार से की जाएगी, आनुपातिक जो है राशि स्वीकार की जाएगी दावे की राशि। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बीमा पॉलिसी की राशि कितनी है और कितनी राशि का बीमा करवा लेना चाहिए था। अगर जितनी राशि का बीमा करवा लेना चाहिए था उससे कम राशि की बीमा पॉलिसी करवाई है तो ऐसी न्यून बीमा की स्थिति कहलाती है। तो इसके लिए हमको ज्ञात करना पड़ेगा पॉलिसी टू बी टेकन इंश्योरेबल अमाउंट हमको ज्ञात करना पड़ेगा। इंश्योरेबल अमाउंट के लिए एडजस्टेड एनुअल सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी। एनुअल सेल्स से हमारा तात्पर्य है आग लगने की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह की बिक्री। एनुअल सेल्स यहां पर दी हुई है 5,20,000 रुपए की। आग लगने की तुरंत पूर्व 12 माह की बिक्री है 5,20,000 रुपए की। इसको एडजस्ट करते हैं। प्रमाद बिक्री में वृद्धि, इस वर्ष बिक्री में 10% वृद्धि की संभावना है तो इसको एडजस्ट कर लेंगे। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स है 10%, तो 52,000 रुपए जो है इसमें वृद्धि की संभावना थी। टोटल एडजस्टेड एनुअल सेल्स जो आ रही है वो आ रही है 5,72,000। तो एडजस्टेड एनुअल सेल्स है 5,72,000 और इस पर जो रेट ऑफ प्रॉफिट ज्ञात करें 30% की दर से 5,72,000 इंटू 30% आ रहा है 1,71,600, 1,71,600। बीमा कंपनी कहती है कि जो ये बीमा हलाक की हानि का बीमा अधिकतम 1 साल की अवधि के लिए करवाया जा सकता है और अगर जो बाधा अवधि है वो भी अधिकतम 1 साल तक की हो सकती है। तो अगर आग लगने के बाद आपकी बाधा अवधि 1 साल की रहती तो आपकी बिक्री में कमी आती 5,72,000 रुपए की, और उस 5,72,000 की बिक्री में जो कमी आ सकती थी अधिकतम, उस पर आप 30% लाभ की
दर से जो लाभ कमा सकते थे वो लाभ आप नहीं कमा पाते, आपको लाभ की हानि होती है 1,76,600 रुपए की। तो कम से कम आपको 1,71,600 रुपए का बीमा करवा लेना चाहिए था, लेकिन आपने बीमा करवा रखा है केवल 1,00,000 रुपए का। तो यहाँ पर न्यून बीमा की स्थिति पैदा होती है। तो न्यून बीमा की स्थिति में फिर बीमा कंपनी जो है औसत वाक्य लगा रही है। तो पॉलिसी टू बी टेकन की राशि यहाँ पर 1,71,600 है और यहाँ पर न्यून बीमा की स्थिति है। तो न्यून बीमा की स्थिति होने के कारण यहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लेम की राशि के लिए यहाँ पर औसत वाक्य लागू होगा। एवरेज क्लोज, एवरेज क्लोज जब औसत वाक्य लागू हो जाता है तो जो दावे की राशि है उसकी गणना इस सूत्र के द्वारा की जाती है। इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट। एक तो लाभ की हानि, फिर जो अतिरिक्त खर्चे हुए उनमें से कितने अलाउ कर दिए गए, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस, और अगर स्थिर व्यय में कोई बचत हुई है तो वो हम माइनस कर देते हैं। तो स्थिर व्यय में बचत है यहाँ पर बीमित स्थिर व्यय में कमी, यानी स्थिर व्यय में बचत 25,000 रुपए वार्षिक, ये पूरे 1 वर्ष की है और यहाँ पर जो बाधा अवधि है वो केवल 6 माह की है। तो इसका आधा हम यहाँ पर लेस करेंगे। तो सेविंग्स हम घटा देते हैं, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अगर इस सूत्र में राशि को रखा जाए तो इंश्योर्ड अमाउंट हमारा है 1,00,000 रुपए का, जो इंश्योरेबल अमाउंट जितने का बीमा करवा लेना चाहिए था वो है 1,71,600 का। तो बीमा कंपनी कहती है कि जब न्यून बीमा होता है तो हम दावे की राशि, जो हानि की राशि है वो पूरी की पूरी दावे के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बीमित राशि का बीमा योग्य राशि से जो अनुपात है उसी अनुपात में दावे की राशि स्वीकार की जाएगी। तो 1,00,000 बटा 1,71,600 इंटू हानि हुई है 55,800 की लाभ की हानि, 16,667 रुपए के अतिरिक्त खर्चे किए हैं और इसमें से जो स्त्रियों की बचत हुई है वो घटा देंगे। 25,000 रुपए वार्षिक बचत है तो 6 माह की बचत हो गई 12,500 की। 25,000 ये 12 महीने की है तो 6 महीने की होती है 12,500। 25,000 का आधा ले लेंगे, ठीक है। अगर इसको हल किया जाए, इसको अगर हल करें तो 55,800 प्लस 16,667 माइनस 12,500, तो ये आता है 59,967 रुपए। 1,00,000 बटा 1,71,600 इंटू 59,967, और इसको अगर हल किया जाए 1,00,000 बटा 1,71,600 इंटू 59,967, इसको अगर हल किया जाए तो ये राशि आती है 34,000, ये आती है 34,946 रुपए लगभग ये राशि आती है। तो दावे की राशि होगी यहाँ पर 34,946 रुपए। तो हमने आज की इस क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम जो इंश्योरेंस क्लेम्स के अंदर जो व्यापक बीमा है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।